नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 10 फरवरी 2023 और आज आपका एसएससी जीडी का एग्जाम नहीं है। जिस दिन एग्जाम नहीं होती है उस दिन हम अपने तरफ से प्रैक्टिस सेट के तौर पे आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करा देते हैं और आने वाले शिफ्ट में आपको प्रश्न देखने को मिल जाती है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मैं सभी प्रश्न को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ ही पढ़ाता हूं, तो ये वीडियो भी हम एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ ही करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। आशा करते हैं कि इस वीडियो से भी आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी। एक प्रश्न है हमारा, यसद लेपन में लोहा की वस्तु पर किसका परत चढ़ाया जाता है। मैंने जब कहा भाई कि इस प्रकार के प्रश्न अब पूछे जाएंगे, क्योंकि प्रश्न कहाँ से आएंगे, है ना, तो वहां से प्रश्न आए हैं। आशा करते हैं कि यहाँ से भी आएगी। जो यसद लेपन है इससे जो है अंग्रेजी में गैल्वेनेशन कहा जाता है और इसमें जो है आप जस्ता का परत लोहा के जो है मतलब कोई भी चीज पे चढ़ा देते हैं। किस लिए चढ़ाते हैं? ताकि जंग से बचाया जा सके, है ना। आप गांव घर में देखते होंगे कि लोहा का ग्रिल लगाते हैं, उस पर कलर चढ़ा देते हैं, तो कलर से भी जंग से बचाया जाता है। या फिर जो परमानेंट सोल्यूशन है वो जस्ता की परत है। तो इस प्रक्रिया को यसद लपन कहा जाता है या फिर अंग्रेजी में गैल्वेनेशन कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो है इसमें कुछ अन्य फैक्ट, इस प्रक्रिया को जो है इस प्रक्रिया से जंग से बचाया जाता है। जो मैंने बताया, जंग कैसे लगती है? जब हवा जो है आपका नमी से प्रतिक्रिया कर लेता है तो जंग बन जाता है। ठीक है, और जंग जो बनती है फेरोस्फोरस ऑक्साइड बनती है ना, लोहे का ही जो है मतलब विस्तृत फॉर्म है। जंग लगने से लोहा का क्या होगा? तो भार घटेगा कि बढ़ेगा? तो भार बढ़ जाता है। ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जंग लगी हुई लोहा का भार कम हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ऐसे अपने को सोचने से कैसा लगता है कि घट जाता होगा, क्योंकि खोखला कर देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जंग लगने से लोहा की भार बढ़ जाती है। ध्यान रखेंगे। स्वर्ण घुल जाती है आपका अम्लराज में। अम्लराज को अंग्रेजी में एक्वारेजिया कहा जाता है। ठीक है, एक्वारेजिया जो आपका HNO3 के जो है प्रतिक्रिया से बनती है। 3:1 में HNO3 और HCl, है ना, तो इसे कहते हैं आपका अम्लराज। इसमें जो है अम्ल घुल जाती है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। मैं ये प्रश्न सब क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि कल ब्लू विट्रियोल पूछा गया था, तो इससे मिलता जुलता जो भी फैक्ट है मैं आपको यहीं पे बताऊंगा। कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहा जाता है, जो आपके एग्जाम में कल पूछा गया था। CuSO4 को, है ना, नीला थोथा या ब्लू विट्रियोल कहा जाता है। कोबाल्ट सल्फेट को रेड विट्रियोल कहा जाता है। इसका सूत्र COSO4 होता है। CO का कोबाल्ट और SO4 जो है सफिक्स है, तो आपका सल्फेट। इसके अलावा सल्फ्यूरिक अम्ल को ILF विट्रियोल कहा जाता है, विट्रियोल का तेल कहा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से एक है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन TNG, इसे नोवल का तेल कहा जाता है। क्या? नोवल का तेल कहा जाता है। तो ये सभी बातों को आप ध्यान रखते चलेंगे, जो केमिकल चीज का उपनाम है। जैसे आपका विरंजक चूर्ण, जिसे रासायनिक भाषा में कैल्शियम हाइपोक्लोराइट कहा जाता है। ये बात सब ध्यान रखेंगे। खाने वाला सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है और इसका सूत्र भी आपको लिखने आना चाहिए। सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है खाने वाले सोडा को, और इसका सूत्र होता है NaHCO3। और जो धोने वाला सोडा होता है Na2CO3, इसे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं खाली। ठीक है, इसे धोबन सोडा कहते हैं। एक प्रश्न है यहाँ पर कि आपातकाल की अवधारणाएं भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया। जैसे कल पूछा गया था भाई कि एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया, तो अब हम सचेत हो जाए कि भाई इस प्रकार के जो तथ्य जहाँ जहाँ से अपनाए हैं थोड़ा बहुत ध्यान में रहनी चाहिए। तो आपातकाल की अवधारणाएं जो है ये जर्मनी के बैमर संविधान से लिया गया है। अपने पास आपातकाल के कितने आर्टिकल हैं? तो 3 आर्टिकल हैं, 352, 356 और 360। ये 3 आर्टिकल हैं जो आपात लागू करवाता है। 352 में राष्ट्रीय आपात है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा जो है आर्टिकल 352 से होती है। राष्ट्रपति शासन, जब किसी राज्य में वहां संविधानिक ढंग से सत्ता नहीं चल रहा हो तो वहां पे सरकार गिरने के बाद राष्ट्रपति शासन लागू करवा दिया जाता है। और राष्ट्रपति शासन जो है राज्यपाल के आग्रह पे राष्ट्रपति लागू करवाते हैं आर्टिकल 356 से। 360 जो है ये है आपका वित्तीय आपात। वित्तीय आपात जो है इंडिया में अब तक नहीं लगा है और आई होप कि लगे भी नहीं, है ना। ये है आपका वित्तीय आपात। इसके अलावा संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है ये आपका दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल 368 के थ्रू किसी भी तथ्य में संशोधन किया जाता है। इसके अलावा
एकल नागरिकता और आपका संसदीय प्रणाली, ये दोनों आपका ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड से लिया गया है। मौलिक अधिकार को हम यूएसए से लेते हैं और मौलिक कर्तव्य जो है ये रूस के संविधान से लिए हैं। मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 हैं, मौलिक कर्तव्य वर्तमान में 11 हैं। ये पहले आंकड़े अलग हुआ करते थे, ये 7-1 हुआ है और ये 10+1 हुआ है। ठीक है, ये 1978 में -1 हुआ है, हाँ 1978 में 44वां संविधान संशोधन द्वारा, और ये 2002 में +1 हुआ है। ये कहने का मतलब है कि जब मौलिक कर्तव्य 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा लगाया गया था तो उस समय 10 प्रकार के लगाए गए थे, लेकिन 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा से संबंधित है। इस प्रकार मौलिक कर्तव्य संख्या एक और बढ़ गई और 11 हो गया, है ना। इधर वाले जो आप देखें कि 6-7 था पहले, 1-1 हुआ, तो ये आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। तब से लेकर अब तक जो है 6 ही मौलिक अधिकार हैं। इसके अलावा नीति निदेशक तत्व जो है, जो आर्टिकल आपका 36 से 51 के बीच में वर्णित है, ये तथा 12 सदस्यों का जो मनोनयन होता है प्रेसिडेंट के द्वारा, कहाँ पे, राज्यसभा में, ये आयरलैंड के संविधान से दोनों विधि लिया गया है। इसके अलावा संघ की जो व्यवस्था है ये आपका कनाडा के संविधान से लिया गया है, संघ की व्यवस्था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। कनाडा जो है ये पूरे विश्व में सबसे लंबी स्थलीय सीमा वाला जो है देश है आपका कनाडा। कनाडा की राजधानी है आपका ओटावा। क्या है? ओटावा है आपका कनाडा की राजधानी। राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत 1930 में हैमिल्टन कनाडा से ही हुआ था, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा वर्ष 2022 तक छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? देखिए अब सीएम कम राज्यपाल ज्यादा पूछा जा रहा है, तो छत्तीसगढ़ के जो राज्यपाल हैं ये आपकी श्रीमती अनसुईया उइके हैं और ये एमपी के रहने वाली हैं और छत्तीसगढ़ की राज्यपाल है। बहुत अच्छी बात है। श्री भूपेश बघेल साहब जो है ये छत्तीसगढ़ के जो है वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं, है ना। अनसुईया उइके के बारे में और भी थोड़ा जानकारी है कि जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, यानी जो एसटी वर्ग के आयोग हैं, उसके उपाध्यक्ष हैं आपका अनसुईया उइके। तो अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष है आपका हर्ष चौहान। जो एसटी वर्ग के आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है? हर्ष चौहान। और उपाध्यक्ष जो कौन है? तो ये आपका अनसुईया उइके है। राज्यपाल होने के साथ साथ ये होता है ना। ऐसा नहीं है कि एक आदमी एक ही पोस्ट पे रहता है। ये सिर्फ सरकारी नौकरी में जो छोटे मोटे जो होते हैं ना, हम लोग आप लोगों के जैसा, ये एक सरकारी नौकरी है तो एक समय पर आप 2 नौकरी नहीं कर सकते, लेकिन ये बड़े बड़े पोस्ट में चलती है। इंडिया है, सब कुछ संभव है। ठीक है। इसके अलावा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है ये आपका अनाईमुदी है। अनाईमुदी कहाँ पर है? ये आपका केरल में है। इसे अन्नामलाई भी कह देते हैं। ठीक है। केरल में आपका एक अष्टमुदी भी है, अष्टमुदी। इसी ये झील का नाम है अष्टमुदी झील। ठीक है, ये केरल में है। और अनाईमुदी चोटी है पहाड़ की, ये आपका कहाँ पे है? केरला में है। और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछे तो जिंदगढ़ हो जाएगा, है ना। तो जिंदगढ़ जो हो जाएगा ये पूर्वी घाट के सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा। पहले महेंद्रगिरी वगैरह हुआ करता था, लेकिन हाल में ही इसको जो है ये आपका विशाखापत्तनम में है, सबसे ऊंचा चोटी है जिंदगढ़। ठीक है। इसके अलावा भारत में प्राकृतिक हॉट स्पॉट क्या है? तो पश्चिमी घाट जो है आपका, जो वेस्टर्न रीजन है ना, सह्याद्री पर्वतमाला इसे कहते हैं पश्चिमी घाट को, ये हॉट स्पॉट का केंद्र है। इसके अलावा पश्चिमी घाट में जो राज आते हैं, जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला है ये आपका ऐसे चलता है, तो इसमें जो राज आता है ये कौन कौन आता है? तो आपका कहां से कहां तक चलेगा देख लीजिए, नक्शा से याद हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा कुछ नक्शा है भी आकार का, और यहाँ भी पे होता है आपका तमिलनाडु। महाराष्ट्र आपका यहाँ से चलता है, यहाँ से गुजरात है, ये महाराष्ट्र है ना। इसके बाद नीचे में छोटकू सा गोवा है, फिर केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो यही जो आपका ये वाला पार्ट है ये आपका पश्चिमी घाट वाला राज है। और जैसे ही यहाँ से ऊपर चलेंगे तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश आता है, आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना इस बीच में आ गया है, यहाँ पे है आपका उड़ीसा। तो ये है आपका इस साइड की तटीय राज, है ना, जो आपका बंगाल की खाड़ी को टच करता है, और ये वाला जो है अरब सागर के किनारे को धोता है।
तो जो अरब सागर के किनारे को धोता है वो पश्चिमी घाट के साइड में है, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। तो महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटक और तमिलनाडु, केरल, ये जो आपका राज्य है 1 2 3 4 5 6, आपको मैंने कहा कि भाई जो अरब सागर के किनारे से लगती है उसे जो है आप पश्चिमी घाट मान लीजिए, पश्चिमी घाट के राज्य है, और जो नहीं लगती है वो पूर्वी घाट के हैं। इसके अलावा भी और एक तथ्य है इससे कि जो बंदरगाह के मतलब बंदरगाह पूछा जाता है कि ये बंदरगाह किस प्रकार के हैं, पश्चिमी घाटी की है या फिर पूर्वी घाट के हैं, तो जो अरब सागर में यानी जो इनके किनारे में है, जो यहाँ पे राज्य लिखा है 6, तो ये आपका पश्चिमी घाट के हो जाएगा, अन्यथा पूर्वी घाट के बंदरगाह हो जाते हैं, जैसे उड़ीसा का, पश्चिम बंगाल का, ये सब पूर्वी घाट के हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया। पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वतमाला कहते हैं, यही बता दिया। भारत तथा दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत श्रेणी को माना जाता है। अरावली पर्वत के सबसे ऊंची चोटी, ये भी आपके एग्जाम में करोड़ों बार पूछा गया है। तो गुरु शिखर पर्वत जो है ये सबसे ऊंचा चोटी है आपका अरावली पर्वत का। दुनिया का सबसे नवीन बलित पर्वत अगर आपसे पूछा जाए तो हिमालय मार के आइएगा। हिमालय जो है ये करंट में दुनिया में न्यू फोल्डेड माउंटेन का जो है सबसे नवीन वाला उदाहरण है। ठीक है, इसके अलावा अगर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पूछा जाए तो हिमालय नहीं मारना भाई, एंडीज मारना। ठीक है, क्योंकि हिमालय एंडीज से छोटा है, लेकिन हिमालय के अंदर जो चोटी है माउंट एवरेस्ट वो दुनिया में सबसे ऊंची है। तो अलग अलग चीज को अलग अलग ढंग से समझे। ठीक है, इसके अलावा हरित क्रांति के द्वितीय चरण की शुरुआत कब हुई थी? देखिए, हरित क्रांति से सब दिन एक क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम में फिक्स कर रखा है, तो मैंने भी एक क्वेश्चन इस प्रकार का खोजा है। तो हरित क्रांति के जो प्रथम चरण है ये आपका 1966-67 लिखा जाता है, लेकिन जो अच्छे किताब है वो 1967-68 लिखते हैं। तो आपको 1967-68 पकड़ के चलना है प्रथम चरण, और माफ कीजिएगा 67-68 सही है, 1967-68 जो है प्रथम चरण। और इसी के 10 साल बाद है ना, यहाँ पे अगर मैं 1967 और 68 लिख दूं तो इसी के 10 साल बाद 77-78 द्वितीय चरण होती है आपका जो है हरित क्रांति का। अब हरित क्रांति से थोड़ा सा और लेते हैं मसाला। हरित क्रांति की शुरुआत 1960 ईस्वी में हुआ था और भारत में पंजाब राज्य ने सबसे पहले दस्तक दिया था। विश्व स्तर पर शुरू करने का श्रेय जो है नॉर्मन बोरलॉग साहब को जाता है, और इन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है नॉर्मन बोरलॉग साहब को। इसके अलावा भारत में शुरू करने का श्रेय एम.एस. स्वामीनाथन को दिया जाता है। सबसे पहले पंजाब में आया था 60 के दशक में, प्रथम चरण 67-68 में, और द्वितीय चरण इसके 10 साल बाद 77-78 में। सबसे अधिक असर जो है ये आपका गेहूं और चावल पे डाला है, इसमें भी प्रथम स्थान पे गेहूं रहेगा, सेकेंड स्थान पे चावल रहेगा। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? उन्नतशील किस्म के बीजों का उपयोग करके जो है आपका जो है पैदावार में बढ़ोतरी करना। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। इसके बाद एक प्रश्न है यहाँ पे कि सतरिया नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा किस संस्था के द्वारा दिया गया था? जब भारत आजाद हुई थी 1947 में, तो उसके तुरंत ही बाद 4 नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था। ये 4 नृत्य में 3 साउथ के थे और 1 मणिपुरी थी। बाद में जो 4 नृत्य और बचा, क्योंकि वर्तमान में 8 शास्त्रीय नृत्य है, तो उसको जो है बाद में दर्जा दिया गया। और सबसे लेटेस्ट वाला जो शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है ये आपका 2000 ईस्वी में सतरिया नृत्य को दिया गया है। सतरिया नृत्य आपका असम राज्य से संबंधित है, और इसे शुरू करने का श्रेय श्रीमंत शंकर देव को, जो वैष्णव संत और भक्ति आंदोलन से प्रेरित थे, इनको दिया गया है। संगीत नाटक अकादमी ने सतरिया नृत्य को 2000 ईस्वी में जो है शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया है। तो अब समझ गए कौन संस्था देता है, तो संगीत नाटक अकादमी। इसीलिए पूछा जाता है कि फला अमुक कलाकार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार या फिर इस प्रकार का जो है कोई भी पुरस्कार कब दिया गया। ठीक है, तो इसकी शुरुआत मतलब स्थापना कब हुआ था? 1993 में संगीत नाटक अकादमी का। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के तहत जो है 1 लाख रुपए की नगद इनाम दी जाती है। ठीक है, और संगीत नाटक फेलोशिप अवार्ड में जो है 3 लाख रुपए की नगद अवार्ड जो है आपको दिया जाता है। ठीक है, ज्यादा जीरो तो नहीं होगा भाई, कहाँ दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, सही है भाई। ठीक है, तो फेलोशिप वाले में 3 लाख और ऐसे में जो है 1 लाख रुपया दिया जाता है। यह असम के हिंदुओं के द्वारा मनाया जाने वाला शास्त्रीय नृत्य है। यह सबसे नवीन शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम जो है नाट्य शास्त्र से प्रभावित है और ये सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य माना जाता है, जो आपका तमिलनाडु का है। वैसे ओडिसी भी प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, ओडिसी नृत्य के प्रसंग में गीत गोविंद का व्याख्यान किया जाता है। अब गीत गोविंद के लेखक कौन है?
जयदेव है। गीत गोविंद में कृष्ण और जो है आपका राधा रानी की जो है जिक्र किया गया है। इनके लेखक जयदेव हैं। जयदेव जो है आपका सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। ये भी आपको 2 करोड़ बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो जयदेव है वो किसके दरबार में रहते थे। और ऐसे नहीं पूछता है कि गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसके दरबारी थे। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, लक्ष्मण सेन के थे। ओडिसी नृत्य में इसका व्याख्यान होता है। साथ ही साथ ओडिसी नृत्य जो है जैसे उड़ीसा से संबंधित है, तो उड़ीसा का जो नरेश थे खारवेल, इसके जो अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख, इसमें भी इसका प्रमाण देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे, तो ये आपका एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट पूर्णतः भारतीय महिला नहीं थी, यह एक आयरिश लेडी थी, यानी आयरलैंड की रहने वाली थी, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद इंडिया में आके यहाँ के जो है आपका जो स्वतंत्रता संग्राम में है इसमें जो है सक्रिय भूमिका निभाई और काफी हद तक बहुत पॉजिटिव कार्य इन्होंने किया था। एनी बेसेंट सबसे पहले कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली महिला बनती है। अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले कि कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला कौन है अध्यक्ष, तो ये आपका सरोजनी नायडू हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 1925 में अध्यक्षता करती है। इसके अलावा कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे ये आपका व्योमेश चंद्र बनर्जी 1885 में मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में जो है इन्होंने बैठक में अध्यक्षता किए थे। कांग्रेस की जो सूरत विभाजन की अध्यक्षता थे ये रास बिहारी घोष किए थे। ये आपका 1907 ईस्वी में होता है। इसमें जो है आपका नरम दल और गरम दल में नेता की विभाजन हो जाती है, फूट पड़ जाती है। और गरम दल के 3 नेता होते हैं आपका लाल बाल पाल। क्या होता है? लाल बाल पाल, बिपिन चंद्र पाल है ना, लाल बाल गंगाधर तिलक है ना, और एक और लाल बाल पाल, ध्यान रखेंगे है ना। इसके अलावा जो यहाँ पे कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन होता है ये आपका 1929 में होता है, काफी इंपोर्टेंट है। इसमें स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था या फिर कहे मांग किया गया था। इसके अलावा तिरंगा झंडा को जो है अपनाया गया था, ये बात भी है। अध्यक्षता आपका कर रहा था JR नेहरू साहब, यानी जवाहरलाल नेहरू साहब। कांग्रेस के जो महात्मा गांधी अध्यक्षता किए हैं एकमात्र बार संभाले हैं 1924 में बेलगांव अधिवेशन में। एक क्वेश्चन पूछा जाता है आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो JV कृपालनी थे। लेकिन 42 से 46 तक कांग्रेस के अध्यक्ष जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने थे। ठीक है, तो ये बात भी एक एक बात जो है आपको याद रखना है, और याद हो जाती है जी। आप बस आराम से सुनिए, इत्मीनान से देखिए, कैसे याद नहीं होता है। कान खोल के सुनना है और आंख खोल के देखना है, और किसी चीज के बारे में और नहीं सुनना है जब तक आप पढ़ाई करते। बास्केटबॉल कोर्ट की लंबाई कितनी होती है, तो 28 मीटर होती है, और चौड़ाई आपका 15 मीटर होती है। ठीक है, बास्केटबॉल में। अब आते हैं कुछ खेल में खिलाड़ियों की संख्या के देख लेते हैं। तो बास्केटबॉल में आपका जो है 5 खिलाड़ी होता है, वॉलीबॉल में 6 गो खिलाड़ी होता है, बेसबॉल में 9 गो खिलाड़ी होता है, कबड्डी में होते तो 12 हैं, लेकिन 7 ही खिलाड़ी आपको बताना है क्योंकि 7 एक्टिव रहते हैं। रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल में 11 होते हैं, हॉकी में 11 होते हैं, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। ये सब बात आपको ध्यान रखना है। खेल कूद के क्षेत्र में दिए जाने वाले प्राइज, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? देखिए, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत आपका 1961 ईस्वी में हुआ था, और 2022 के लिए जो अर्जुन पुरस्कार दिया गया है ये आपका 25 प्लेयर को दिया गया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 में होती है, और ये खेल के प्रशिक्षक यानी कोच को दिया जाता है, अन्य किसी को नहीं दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत 1991 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से हुआ था। बाद में इसका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया, और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2022 के लिए शरद कमल को दिया गया है, जो टेबल टेनिस खेलते हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 में किसकी जीत हुई, तो कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है, और कांग्रेस के मुख्यमंत्री बना है सुखविंदर सिंह सुक्खू, और वहां का जो राज्यपाल है आर्लेकर साहब है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, हिमाचल प्रदेश के जो है रिगार्ड में लेंथेनाइड तथा एक्टिनाइड तत्वों के समूह किस आवर्त से है, तो देखिए लेंथेनाइड जो है ये आवर्त 6 से है, और एक्टिनाइड जो आपका आवर्त 7 से है। आवर्त 6 में लेंथेनाइड तत्वों को जो है परमाणु क्रमांक 57 से बीच के 71 तक रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी जो काम करता है ये आपका आधुनिक आवर्त सारणी जो काम करता है ये परमाणु भार पे काम करता है। ठीक है,
और जो जिसे मोसले ने बनाया है। यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान लिख गया है, गलत है। आधुनिक आवर्त सारणी जो काम करता है ये आपका परमाणु क्रमांक के अनुसार काम करता है, परमाणु संख्या के अनुसार काम करता है। जो प्राचीन वाला था वो प्राचीन परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार के अनुसार काम करता था। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल तत्व कितने हैं? 118। 91 आपका मेटल है, 20 नॉन मेटल है और 7 उपधातु है। उपधातु जैसे कल एक बच्चा ने कमेंट किया था कि आप जो बताते हैं उपधातु है, उससे मैं एक क्वेश्चन करके आया हूं सर। तो बहुत अच्छा भाई, ये जो आपका सिलिकॉन, जर्मेनियम है ना, ये आपका पोलेनियम वगैरह है, ये सब जो है आपका उपधातु है। उपधातु साथी है और ये ऐसा गुण रखता है कि न तो धातु का और न ही अधातु का, ये बीच वाला है ना, बीच वाला है। बीच वाले को कहीं का नहीं रखना है ना, बीच वाला चीज जो है ना कहीं का नहीं रहता है, तो ये आपका उपधातु है ना। इसका जो उपयोग वगैरह होते हैं सिलिकॉन से, जो आपको मैं बता दूं सिलिकॉन का कुछ उपयोग। सिलिकॉन का उपयोग सबसे पहले सोलर जो व्यवस्था है, सोलर से चलने वाली जो सिस्टम है वहां पर होती है। इसके बाद जो चिप वगैरह आपके मोबाइल में लगती है वो भी जो है आपका सिलिकॉन वगैरह के बनाए जाते हैं। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? देखिए ये क्वेश्चन एसएससी को बहुत पसंद है और मुझे जो जो लगा कि पसंद है वो लगभग आया है। हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको पूछे, क्योंकि जब मैं एग्जाम देता था 2-3 बार तो मैंने अटेंड किया है इसको एग्जाम के अंदर एसएससी में, है ना। तो श्रीलंका जो स्वतंत्र हुआ है ये आपका 1948 में 4 फरवरी को हुआ है और ये डेट के साथ पूछता है कि कितने तारीख को हुआ है, तो 4 फरवरी 1948 को। अब 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस भी मनाया जाता है, तो दोनों को आप एक साथ रख सकते हैं। जैसा आप जानते हैं कि मैं रिलेट करके पढ़ाता हूँ, बहुत सारे चीज आपको एक जगह रख दूंगा ताकि एक साथ ही याद रह पाए। तो इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जिस दिन श्रीलंका आजाद हुआ था उस दिन जो है आपका कैंसर डे है, वर्ल्ड कैंसर डे। श्रीलंका भारत का जलीय पड़ोसी देश है और भारत के नक्शा में आपको जो है श्रीलंका को जरूर दिखाया जाता है। यहाँ पे ये हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। इसके अलावा श्रीलंका की राजधानी जो बनाई गई नवीन वाला, ये श्री जयवर्धने कोट्टा है। पहले जो राजधानी थी इसकी कोलंबो है और आप सभी जानते हैं कि श्रीलंका में जो है विश्वव्यापी क्राइसिस आया था, तो ये जो काफी फेमस हो गए हैं। श्रीलंका और भारत को अलग करता है आपका पाक जल डमरू मध्य। इसके अलावा हम्बन टोटा बंदरगाह जो है इंपोर्टेंट बंदरगाह है श्रीलंका का, और एक बार अमेरिका जो है इसी बंदरगाह पे कब्जा किए थे, ठीक है, लालच देके किसको? श्रीलंका को, ठीक है, लेकिन भारत के दबाव में आने से इसे भगाना पड़ा था। इसके अलावा श्रीलंका में जो है अंग्रेजों से आजाद हुआ था ये 4 फरवरी 1948 को, ये तो बता ही दिए। इसके अलावा भारत के स्थलीय सीमा में सबसे लंबी सीमा जो है आपका बांग्लादेश के साथ, और सबसे छोटा सीमा जो है ये आपका अफगानिस्तान के साथ लगता है, ठीक है। भारत के पड़ोसी स्थलीय सीमा वाला देश की बात करेंगे तो नेपाल से कम है आपका क्षेत्रफल किसका? भूटान का, है ना। नेपाल से कम है क्षेत्रफल आपका भूटान का, है ना। तो कल एक बच्चे बोल रहे थे कि नेपाल होगा कि भूटान, तो अगर नेपाल और भूटान दोनों ऑप्शन में है तो भूटान आंसर होगा, क्योंकि कम क्षेत्रफल वाला पूछा गया था और स्थलीय और पड़ोसी पूछा गया था। वैसे जलीय में पड़ोसी जो है समुद्री सीमा मालदीव के साथ भी साझा हो जाती है, तो डिपेंड करता है कि स्थलीय पड़ोसी पूछा था कि जलीय पड़ोसी पूछा था, है ना। चलते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न नहीं है इस वीडियो का, ये लास्ट प्रश्न था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेंगे। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और जो बच्चे एमटीएस की तैयारी करते हैं उसके लिए मैंने प्रथम वीडियो जो है लॉन्च कर दिया है, उसे जा करके देखें और अपनी कमेंट, अपनी प्रतिक्रिया मेरे साथ साझा करें कि और भी हम आपके लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, या फिर आपको पसंद आ भी रहा है या नहीं आ रहा, या आपको रोजाना वीडियो चाहिए या फिर कुछ और, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं एमटीएस वाली वीडियो में। अगर आपने एमटीएस की तैयारी करना स्टार्ट किया है या फिर करने वाले हैं, साथ ही साथ एमटीएस का जो भी अभी तक फॉर्म नहीं भरा है फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि साइट जो है लास्ट में लगभग काम करना छोड़ देता है। इसके अलावा आज जो है सीजीएल का टियर 1 का रिजल्ट आया है, जिनका भी रिजल्ट हुआ है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।